नमस्कार। आज हम कक्षा 10 गणित के बहुपद नामक अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं जो एनसीईआरटी में दूसरा अध्याय है। तो हम समझेंगे बहुपद क्या होता है। बहुपद चर अचर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़ घटाव या गुणन की क्रिया वाला एक बीजगणितीय व्यंजक है। ठीक। तो यहाँ पर हमने समझना है जो ऋणोत्तर घातांक का मतलब क्या होता है। ऋणोत्तर घातांक का मतलब हुआ कि बहुपद की जो घात है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, यानी जीरो से लेकर के सभी जो पूर्ण संख्याएं हैं वो हो सकती है, लेकिन ऋणात्मक संख्या इसकी घात नहीं होगी। तो ये बात हमने समझ लेनी है कि बहुपद में ऋणोत्तर घातांक का मतलब क्या है। तो इसमें जोड़ भी हो सकता है, घटाव भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है। ये सारी संक्रियाएं इसमें अप्लाई होंगी। चर होगा, अचर होगा, और चर के गुणांक होंगे, अचर के गुणांक होंगे। तो जैसे एग्जाम्पल में यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन एक बहुपद क्या है, बीजगणितीय व्यंजक है। तो इस बहुपद में देखो एक्स की घात दो है, यहाँ एक है, और यहाँ एक वन जो है अचर पद है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमें आगे भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हम एन घात वाले को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, पी एक्स करके ए एन एक्स की पावर ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट करके ऐसे। तो जिसमें ए एन जीरो नहीं हो सकता है, और ये जो ए एन एन जो होंगे ये सभी क्या होंगे, अचर कहलाएंगे। अब बच्चों बहुपद की घात क्या होती है, ये भी कक्षा 9 में भी ऐसा प्रश्न है। तो बहुपद की घात क्या है। बहुपद की घात का मतलब होता है जो उच्चतम घात किसी भी बहुपद की, जो चर पद है उसका, उसकी जो उच्चतम घात होगी। यदि एक से अधिक चर राशियां हैं तो विभिन्न पदों पर जो चर राशियों की घातों का योगफल में से जो महत्तम बहुपद की घात होगी। तो कोई सा भी पद हो सकता है, उसका जो उच्चतम घात होगी उसको हम बहुपद की घात कहते हैं। तो महत्तम बहुपद को, यानी कि घातों में से जो महत्तम है घात है, या सबसे अधिक जो होगी, सबसे बड़ी घात जो होगी पूरे बहुपद में चर की। ठीक है। तो उदाहरण से आप समझिए, यहाँ लिखा है टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई प्लस फोर। तो इसमें देखो टू वाई स्क्वायर, तो y की घात दो यहाँ पर है, स्क्वायर का मतलब, तो ये पूरे बहुपद में y की घात सबसे ज्यादा दो है। तो यही दो क्या होगी, बहुपद की घात कहलाएगी। तो यहाँ पर लिखा है हमने y की अधिकतम घात क्या है, दो है, तो इसलिए बहुपद की घात क्या हो जाएगी, दो। अब हम आते हैं बहुपदों के कुछ प्रकारों में, जैसे रैखिक बहुपद की हम बात करते हैं। तो रैखिक बहुपद होता है बच्चों, जिस बहुपद की जो घात होगी उच्चतम एक होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। तो घात एक वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। तो यहाँ उदाहरण देख सकते हैं, टू एक्स माइनस थ्री रूट थ्री एक्स प्लस फाइव वाई प्लस रूट टू आदि। तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं रैखिक। फिर द्विघात बहुपद की हम बात करते हैं। द्वि मतलब दो घात वाला, तो जिस बहुपद की उच्चतम घात दो होगी बच्चों, उसको क्या कहेंगे, हम द्विघात बहुपद कहेंगे। तो इसको क्वाड्रेट भी कहते हैं। तो क्वाड का मतलब होता है स्क्वायर या वर्ग, तो वर्ग मतलब दो। ठीक है। तो उसको द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण भी हमने पढ़ी है। तो द्विघात समीकरण क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि उस व्यंजक में उच्चतम घात क्या होती है, दो होती है, तो द्विघात बहुपद कहें। तो द्विघात से स्पष्ट है कि दो घात वाला बहुपद। तो यहाँ पर उदाहरण है टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स पर माइनस दो बट्टा पाँच। तो यहाँ पर देखो एक्स की उच्चतम घात क्या है, दो है, तो इसलिए इसको द्विघात बहुपद कहेंगे। तो इसका जो द्विघात बहुपद है, जिसको व्यापक रूप इसका हम कह सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। और जो ए है ये जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों, जैसे ये जीरो, अगर ए अगर जीरो होता है तो फिर इसकी इस पद का जो मान होगा वो जीरो हो जाएगा। तो इस पद का मान जीरो हो जाएगा, तो फिर ये द्विघात बहुपद बचेगा ही नहीं। तो इसलिए द्विघात की कंडीशन में ए जो होगा, मतलब जो स्क्वायर वाला पद है, उसका गुणांक कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम। त्रिघात बहुपद, त्रि मतलब तीन, तो उच्चतम घात जिस बहुपद की तीन होगी उसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो इसके भी उदाहरण हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो ऐसे ही आगे हम बात करते हैं बीजीय बहुपद, एल्जेब्रिक जो आपके पॉलिनोमियल्स हैं उनको देखते हैं। देखो चर एवं अचर को बहुपद को शामिल करने से जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, बीजीय बहुपद कहते हैं। तो बीजीय बहुपद में चर और अचर दोनों चीजें होनी चाहिए पदों में।
तो उसको हम क्या कहेंगे, बीजी बहुपद कहेंगे। अब यहाँ पर एक उदाहरण हमें दिया है बच्चों, 5x² प्लस 2y माइनस 7। तो इसमें देखो जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट यानी कि गुणांक कितना है, 5 है, और y का गुणांक 2 है, और इसकी घात क्या है, 2 है, एक्सपोनेंट, और ये कांस्टेंट क्या है, अचर पद क्या है, 7 है। तो ऑपरेटर मतलब जो चिन्ह है, ऑपरेटर जो ऑपरेट कर रहा है, तो ये प्लस है यहाँ पर, और यहाँ पर ऑपरेटर माइनस है। तो 5x² प्लस 2y ये वेरिएबल टर्म है, यानी कि चर पद इसको हम कह सकते हैं, और -7 जो है ये कांस्टेंट टर्म है, यानी कि अचर पद है। तो हमें समझ में आ गया होगा कि बीजीय बहुपद क्या होता है। यहाँ पर लिखा है चर एवं अचर बहुपद को शामिल करने से जो पद प्राप्त होता है। तो ये दोनों पद क्या है, चर पद हैं, 5x² प्लस 2y, और 7 क्या है, अचर पद है। तो इनको शामिल करने से क्या बनता है, बीजीय बहुपद बनता है। तो आगे आप और भी एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, ये सभी क्या है, बीजीय व्यंजक है, बीजीय बहुपद। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अलग अलग बीजीय बहुपद होगी। तो दो प्रकार की बीजीय बहुपद है, एक अचर बहुपद है। तो बीजीय बहुपद में अचर बहुपद एक ऐसा बहुपद का ऐसा पद जिसका मान हमेशा स्थिर रहता है, वह अचर बहुपद कहलाता है। तो देखो, जिसमें अचर पद है, देखो यहाँ 4x प्लस 5 2x माइनस 2 8y माइनस 8, तो यहाँ 2 और 5 अचर बहुपद है, 2 और 5 तो अचर पद हैं इसके, और इनका मान सदैव स्थिर रहेगा। तो स्थिर रहने का मतलब जो मान यहाँ पर हमें अचर पद में दिख रहे हैं, 2 को हम 2 ही लिखेंगे हमेशा, और 5 को 5 ही लिखेंगे। स्थिर रहने का मतलब है इनके मान नहीं बदलेंगे। तो x का मान कुछ भी हो सकता है समीकरण में, y का भी कुछ भी मान हो सकता है, लेकिन जो अचर पद है हमारे, अचर पद हमेशा क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। तो इसलिए इनको क्या कहेंगे, हम अचर बहुपद कहेंगे। ठीक हो गया। अचर बहुपद वास्तविक या काल्पनिक दोनों संख्याओं में हो सकते हैं। दूसरी बात, अचर बहुपद का घात शून्य होता है। तो अचर बहुपद का घात जो होता है वो शून्य होता है, ये भी हमने ध्यान रखना है। चर बहुपद तो एक ऐसा बहुपद का ऐसा पद जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, वो चर बहुपद कहलाता है। जैसे यहाँ पर दो बहुपद दिए हैं, तो चर बहुपद में काल्पनिक नहीं हो सकता है कभी भी चर बहुपद। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों बहुपद का शून्यक। अब बहुपद का शून्यक क्या होता है, तो एक वास्तविक संख्या जैसे k है, तो p ऑफ x का शून्यक कहलाएगी यदि p ऑफ k जो होगा वो 0 के बराबर होगा। मतलब कि किसी भी बहुपद में जो हमने ये वास्तविक संख्या k का मान है यहाँ पर रखने पर, अगर उस px का जो मान है वो 0 प्राप्त हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं बहुपद का शून्यक। तो इसको व्यापक रूप से हम ax प्लस b जो k का शून्यक होगा, दूसरा ax प्लस b बराबर 0 रखेंगे, तो k का जो मान आ जाएगा माइनस बी बट्टा a आ जाएगा। तो ये तो केवल हमें व्यापक रूप की बात हो रही है। सवाल में हम करेंगे तो मान रखेंगे। तो इसको हम अन्य शब्दों में क्या कह सकते हैं, माइनस अचर पद बट्टा x का गुणांक होता है। जब हम शून्यक निकालते हैं, और ये शून्यकों का क्या है, योग की बात हो रही है, तो शून्यकों का ये योग होना है इसमें। तो आगे हम देखते हैं महत्वपूर्ण जो पद हमें दिए हैं तथ्य। तो ये 1 2 3 जो घात वाले बहुपद हैं उनको क्रमशः बहुपद जो होंगे रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। और ये द्विघात बहुपद है जिसमें ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए डज नॉट इक्वल 0 होता है। एक बहुपद पी एक्स के शून्यक उन बिंदुओं के एक्स निर्देशांक होते हैं जहाँ वाई पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद करता है।
ठीक है, ये तो ग्राफ में हम पढ़ेंगे आगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, शून्यकों का योग। देखो, शून्यकों के योग के लिए फॉर्मूला होता है -x का गुणांक, जो भी हमारा बहुपद होगा उसमें जो x का गुणांक होगा, बट्टा x² का गुणांक। ये होता है शून्यकों का योग का फॉर्मूला। इसको नॉर्मली -b/a लिखा जाता है। ठीक है, इसको ऐसे करके -b/a हम लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो आगे बढ़ते हैं हम। शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बच्चों? शून्यकों का गुणनफल जो हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, उसका भी फॉर्मूला होता है। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बट्टा x² का गुणांक। तो अचर पद बट्टा x² के गुणांक को हम नॉर्मली, अचर पद हमारा होता है c, और अपॉन में x² का गुणांक होता है बच्चों a। तो c/a के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं जिन पर अब हम ये अप्लाई करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम फिलहाल द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं। ये त्रिघात बहुपद के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा शून्यकों का योगफल होता है उसको अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं हम। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a के बराबर होता है, जो हमने अभी ऊपर देखा था। ठीक है, तो ये अल्फा प्लस बीटा ही किसके बराबर होता है? -b/a। -b मतलब x का गुणांक, और बट्टा a का मतलब x² का गुणांक। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा जो होता है, अल्फा गुणा बीटा c/a मतलब अचर पद बट्टा x² का गुणांक। तो ये भी हमने पीछे पढ़ा है। तो ये है योग, और इसका ये हिंदी में है। और ये योगफल के बाद आ गया गुणनफल। तो ये गुणनफल हो गया। ठीक है, तो शून्यकों के योग और गुणनफल से द्विघात बहुपद को ज्ञात करना। तो ये भी हमारा हाई स्कूल में क्वेश्चन है। तो आगे देखते हैं कैसे हम शून्यकों के योग और गुणनफल से द्विघात बहुपद को ज्ञात करते हैं। देखिए आगे, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। तो देखिए, आगे की प्रक्रिया देखेंगे हम लोग। देखो बच्चों, ये एक समीकरण आपके सामने दे रखी है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जब शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो देखो, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है। शून्यकों का योग हमने कहा था अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर होता है। ठीक है, तो ये नीचे हमें फॉर्मूला दे रखा है। ठीक हो गया। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर है। तो ये हमें दिख रहा होगा साफ साफ इसमें। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा -b/a 3 है, क्योंकि पहले से बोला शून्यकों का योग। और गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा बीटा c/a होता है, ये 2 के बराबर है। तो अब यहाँ से हम देखो अरेंज करेंगे इसको, तो a का मान आएगा 1। देखो यहाँ पर जो c/a है, तो ये 2/1 होगा। यहाँ पर भिन्न हम समझते हैं। तो भिन्न में हमने देखा होगा जिसका चर हर में कुछ नहीं है तो 1 लगाते हैं हम। तो इसके हर में कुछ नहीं तो 2/1, तो वो a का मान, तो ये c के सामने 1 आ रहा है, और c के सामने 2 आ रहा है, और a के सामने 1 आ रहा है। तो a का हो गया। c का मान देखो 2 आ रहा है तो 2 हो गया। तो बचा क्या? b। तो इसका मतलब b क्या होगा? 3 होगा। तो यहाँ सूत्र में माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया मतलब। तो बचेगा +3। तो हमारे a b c के मान आ गए। अब हमने देखा है जो मानक रूप है द्विघात बहुपद का बच्चों, वो क्या होता है? ax² + bx + c। व्यापक रूप हमने पढ़ा था आगे।
तो उस व्यापक रूप में क्या करना हमने, ये जो मान दिए हैं हमें, ये सारे मान क्या कर देने, अप्लाई कर देने। तो उस व्यापक रूप में हमने मान रखा, तो ए एक्स स्क्वायर मतलब ए का मान एक था तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस बी एक्स मतलब बी का मान तीन है तो तीन एक्स, प्लस सी तो प्लस दो है। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, बहुपद आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से और भी उदाहरण हैं, उनको कर सकते हैं। तो ये हमारा व्यापक रूप है उसका, तो यहाँ पर हमने मान रख के निकाल दिए। इसके लिए दूसरा तरीका भी है। अब देखो बहुपदों को जोड़ते कैसे हैं। बहुपदों में जो जोड़ने का क्रम है उसमें कि समान पद जोड़े जाएंगे समान पदों के साथ, मतलब सजाती पद। तो चर समान होगा, चर की घात समान होगी, तभी वो पद जुड़ेंगे और घटेंगे। दोनों में सेम प्रक्रिया घटाने और जोड़ने के लिए। तो ये भी हमने यहाँ पर उदाहरण के द्वारा हम इसको देख सकते हैं। जो सजाती पद होंगे, देखो यहाँ फाइव एक्स स्क्वायर है, यहाँ एट एक्स स्क्वायर है, जुड़ गया तो पाँच आठ पाँच 13 एक्स स्क्वायर हो गया। ऐसे यहाँ चार एक्स और दो एक्स, दोनों में एक्स की घात एक एक है तो चार तो छः हो गया, ऐसे करके। तो घातें भी समान होनी चाहिए चर की, और गुणांक कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम जोड़ा और घटा सकते हैं। तो चर भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक्स हम वाई जोड़ रहे हैं तो दो एक्स तीन वाई अगर हम जोड़ रहे हैं तो दो एक्स प्लस तीन वाई ही रहेगा वो, ऐसा नहीं कि पाँच लिख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके ये एग्जाम्पल हम स्क्रॉल करते हुए देख रहे हैं। तो घटाने की प्रक्रिया भी सेम है, योग के समान ही होती है ये भी। सजाती पद वही, घात समान और चर समान होना चाहिए। गुणा में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होता बच्चों, गुणा आप सजाती विजाती किसी का भी कर सकते हो। और यहाँ पर उदाहरण देख सकते हो, जैसे फोर एक्स का टू एक्स से हुआ तो चार दूनी आठ हो गया, सीधा गुणा। और उसमें एक्स और वाई था तो एक्स वाई आ गया सीधा। अब सजाती होंगे चर तो घात है उनकी जुड़ जाएंगी, घट जाएंगी। लेकिन सजाती नहीं है तो वैसे ही आ जाएंगे, जैसे ए है ये भी है तो ए भी करके आ जाएगा, आठ पंजे 40। ठीक है, तो ये गुणा है, इसको हमने छोटी क्लासों में भी पढ़ रखा है। तो फिर बहुपदों का भाग। तो बहुपदों का भाग भी कुछ सजाती पदों के अकॉर्डिंग सामान्य भाग की तरह हम इसको कर सकते हैं। जैसे तीन का भाग छः में दिया, दो बार भाग गया, ए का ए में भाग गया स्क्वायर में, तो एक घात कट जाएगी, बचेगा केवल तीन दूनी छः, टू ए बचेगा, क्योंकि एक घात यहाँ कट गई। तो बड़े भाग आगे हम देखेंगे, फिलहाल हम स्क्रॉल करके भी आगे चल रहे हैं। अब हम बच्चों एनसीईआरटी सॉल्यूशन में 2.1 पर आ गए हैं। 2.1 पर कह रहा है कि जो नीचे दिए गए ग्राफ है उन पर शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, शून्यकों की संख्या ज्ञात करने का जो सबसे सरल उपाय है वो दिमाग में बैठाना है। ये जो हमें दिख रहा है यहाँ पर निर्देशांक ग्राफ जो दिख रहे हैं, तो इनमें देखिए जो ग्राफ है ये एक्स का जो यहाँ पर जो ग्राफ दिख रहा है वो एक्स के समांतर है, वाई लाइन को काट करके सीधे जा रहा है। तो ये एक्स अक्ष को टच ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसका जो शून्यक होगा वो जीरो होगा। ठीक है, इस वाले का, पहले का। सेकंड वाले में देखो यहाँ पर एक्स वाली लाइन को, जो एक्स एक्सिस को एक बिंदु पर काट रही है, तो इसका आंसर क्या होगा, एक होगा, मतलब इसका शून्यक एक होगा। तीसरे में हम देखेंगे यहाँ ये एक्स एक्सिस पर एक यहाँ काट रहा है, दूसरा यहाँ काट रहा है, तीसरा यहाँ पर काट रहा है, तो इसका मतलब तीसरे का जो शून्यक होंगे वो तीन होंगे। ऐसे ही यहाँ पर हम देखेंगे चौथे क्वेश्चन में, देखो यहाँ एक्स एक्सिस पर यहाँ काटा इसने, एक यहाँ काटा, तो इसका आंसर हो जाएगा दो। तो दो जगह पर काट रहा है। ऐसे ही पांचवें में हम देखेंगे एक दो तीन चार, तो देखो इसका आंसर हो जाएगा चार, क्योंकि एक्स अक्ष पर चार जगह पर काटा है। अब पाँच छठे नंबर पर देखो एक दो तीन, देखो ये नीचे नहीं आया तो इसलिए ये तीन ही होंगे, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, छठे का भी तीन हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने इनके शून्यकों को ज्ञात कर लिया है। तो ये आपकी 2.1 जो है बच्चों समाप्त हो गई है। अगले वीडियो में हम इसकी अगली प्रश्नावली को हल करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग इसको देखिए अच्छे से और अपनी तैयारी कीजिए। तो बेसिक क्वेश्चन है, पीडीएफ से आप अच्छे से इसको वीडियो रोक करके एक एक बात को परिभाषाओं से लिख लीजिए। और कोई डाउट है या कहीं पर मिस प्रिंट हुआ है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या आप नीचे दिए गए जो फ़ोन नंबर है उस पर भी मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में। तो नमस्कार।